नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। मेरे पीछे आप राम जी का जो स्वरूप देख रहे हैं और अयोध्या में राम जी के मंदिर पर, उनके जन्म स्थान पर जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हुआ था, वो क्या भारतीय चुनावों में अपना विशेष असर डाल रहा है? उस पर चर्चा करने के साथ-साथ हम मुख्य रूप से बात करेंगे, राम जी भारत की राजनीति में क्यों प्रासंगिक हैं? उनसे क्या प्रेरणा मिलती है? और इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमने भारत से आमंत्रित किया है हमारे एक ऐसे सखा को, जो मूलतः वैज्ञानिक हैं, पर बुद्धिजीवी होने के साथ-साथ भक्त भी हैं और उनकी पुस्तक हनुमान जी के बारे में भी आ चुकी है, लेकिन ये ताज़ा-ताज़ा पुस्तक है, नर से नारायण की अनुपम यात्रा, मेरे राम। तो इस पुस्तक के लेखक आदित्य शुक्ल जी का सादर स्वागत, नमन। प्रणाम अशोक जी, प्रणाम। और सभी श्रोताओं को भी बहुत-बहुत सादर नमस्कार। और आपने इतना रोचक विषय लेकर के आया है, तो मैं भी रोमांचित हूँ आपसे वार्तालाप करने के लिए। तो राजनीति की तरफ जब हम जाएँगे राम जी का नाम लेके, तो उसका जो भाव होगा, उसमें श्रद्धा तत्व निश्चित रूप से होना ही है। राजनीति पे जाने से पहले राम जी पर एक वैज्ञानिक जो सुंदरकांड के पाठ कई बार करता रहा हो, उसको ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा कैसे हुई? इसके बारे में थोड़ा बताइए। राम है वह सत्य है अशोक जी। और जो सत्य है वही प्रमाण है, क्योंकि जब प्रमाण की बात होती है तो असत्य को तो प्रमाण नहीं मान सकते। और वैज्ञानिकता है वह प्रमाण के सीमा के भीतर ही सिमटा हुआ एक उपक्रम है। तो राम है वस्तुतः सारे वैज्ञानिकों का आदर्श होना चाहिए कि जहां पर प्रमाण की अपेक्षा हो और जहां सत्य की अपेक्षा हो, वहां पर राम से बढ़कर आदर्श कोई नहीं है। तो मेरे लिए भी एक वैज्ञानिक के रूप में भी, एक भक्त के रूप में भी मेरे लिए राम आदर्श हैं। और यह संस्कार भी रहा है, जो जो परवरिश मुझको राममय वातावरण में मेरे माता पिता ने प्रदान किया है, तो उसका भी अपना योग है। तो इतना ही कह सकता हूं मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर में। अच्छा, तो मैं ना इस पुस्तक के संबंध में बहुत संक्षेप में ये बताऊं कि बड़ी रसमयता के साथ में जो इसके 18 अध्याय हैं, उसमें राम जी से कहाँ कैसे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन निर्माण में आगे बढ़े, वो बातें आपने जो बताई हैं, वो पढ़ के मुझे बहुत ही आनंद आया। जिसमें आपने प्रार्थना विषय से प्रारंभ करके जो अन्य विषय लिए हैं, उदारता, सत्य, प्रियता, वचन परायणता, इस प्रकार से, तो इसमें मैं नेतृत्व कौशल तो 17वें नंबर पर आता है। वहां तक जाने से पहले ये जो मर्यादित जीवन है और राजनीति है, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि हम ऐसा सुनते आए कि भाई जो अपने आप को स्वच्छ रखना चाहते हैं, वो राजनीति में सफल नहीं हो सकते। ये बात हाँ, बहुत बहुत बार आपने सुनी होगी कि और एक वो भी आपने अंग्रेजी में सुना है कि भाई पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसके कंटेक्स्ट में जो अ, राजनीति में प्रवेश करने वाला कोई आपका मित्र हो, उसको क्या बातें आप राम जी के चरित्र से लगता है कि उसके लिए प्रासंगिक है? अ, आपने जो विषय रखा है ना अशोक जी, तो हो सकता है राम और राजनीति है, इसमें धन्यात्मक संबंध है। और हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी आपने सोच करके रखा होगा, लेकिन ये विषय का आध्यात्मिक महत्व है। जी, कि इस विषय है, जैसे राम तो अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है। अब मैं जो राम के साथ आप जोड़ करके जो शब्द का उपयोग किए हैं राजनीति, यदि इसका मैं विच्छेद करूं तो मूलतः दो शब्द मिलते हैं, राज और नीति। तो राम राज्य से बढ़कर दुनिया में श्रेष्ठ राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती, और राम की नीति से बढ़ करके दुनिया में कोई श्रेष्ठ नीति नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है कि राज और नीति में यदि राम को समाहित कर लें तो राजनीति कभी प्रदूषित नहीं होगी। जो लोकतंत्र को कहते हैं ना, कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन, और जनता ही लगभग लगभग जहां पर भी लोकतंत्र हो, जनता है अपने आप को उपेक्षित और वो पीड़ित महसूस करती है। तो यह भाव है सदा के लिए चला जाएगा यदि राजनीति शब्द में जो राज और नीति दो शब्द हैं, इनके अर्थ हम राम से ले लें। तो इस संदर्भ में, और आपने विषय भी बहुत अच्छा चुना है,
जिसमें मर्यादित जीवन की आप बात कर रहे हैं या राम राज की बात कर रहे हैं, ये दोनों भी है। जीवन में मर्यादा तो हर जगह है, हर जगह है। कोई भी मर्यादा की सीमा, मर्यादा का अर्थ क्या है? मर्यादा का अर्थ है एक अनुशासन है। आपके पास एक व्हीकल है, वह मर्यादित ना चले, वह मर्यादित व्यवहार ना करे तो एक्सीडेंट होना तय है। तो निर्जीव वस्तुओं के लिए भी मर्यादा की अपेक्षा है, पशुओं के लिए भी। जो जंगली जानवर हैं वो अपनी सीमाओं को तोड़ करके शहर में आ जाते हैं, क्या अमर्यादित व्यवहार है। तो मर्यादा तो पुरुषों के लिए तो ये मतलब मानवों के लिए तो ये अनिवार्य तत्व है, अनिवार्य तत्व है। हम यदि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि श्री राम के लिए ही मर्यादा है। हाँ, वो पुरुषों में सर्वोत्तम रहे मर्यादा के पालन करने में। तो हम यदि धीरे धीरे राम जी से सीखना शुरू करें और अपने आप को मर्यादित करना शुरू करें, और जो राम राज की परिकल्पना है, यदि हम नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, घर का, परिवार का या किसी कार्यालय का, तो नेतृत्व की क्षमता है और उस तंत्र को चलाने की जो प्रक्रिया है वह राम से प्रेरित हो, तो वो मुझको लगता है कि उत्कृष्ट कार्य कर पाएंगे हम, एक व्यक्ति के रूप में और एक तंत्र के रूप में भी। सीधे सीधे अब चलते हैं राजनीति की तरफ। तो देखिए, राजनीति शब्द का एक तो जैसे मर्म है वो सेवा के साथ जुड़ा हुआ है, पर हम देखते हैं कि जब चुनाव चल रहे होते हैं तो, और जैसे आपने कहा कि राम नाम सत्य है, तो हर कोई दूसरे को झूठा बता रहा है। मतलब अभी ऐसा लगता है इसमें हम, क्योंकि राम जी के मंदिर उनके जन्म स्थान पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को हुआ, तो वहां से लेके भारत की राजनीति की तरफ चलते हैं, तो आपको क्या लगता है एक इस प्रकार का विचार रहा जहां पर कि राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, जब वो एक संदर्भ आया था वो राम सेतु के बारे में, तो एक वो राजनीतिक दल है, एक वो राजनीतिक दल है जो पूरी निष्ठा से राम मंदिर के निर्माण में आता। तो इसका भारत की राजनीति पर क्या एक असर देखते हैं? जो मोटा मोटी इससे निष्कर्ष निकलता है वही है या मिला जुला है? राजनीति है अशोक जी, वह है एक प्रासंगिक विषय है, भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में। यदि भारत के संदर्भ में देखें तो किसी भी घटनाक्रम को आप निरपेक्ष होकर के नहीं देख सकते। रावण भी है, वह राम के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर पाए। तो भारत सनातनी जिनके खून में है, सनातन जिनके खून में है, वह राम के अस्तित्व को कैसे अस्वीकार कर पाएंगे? लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी पार्टी लाइन है, उनको अपना लगता है कि कुछ वोट बैंक है, उनकी मजबूरियों के तहत वो कहते हैं। तो उन्हीं परिप्रेक्ष्य में उन चीजों को लेना चाहिए। जन सामान्य को कभी इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए कि राम के अस्तित्व पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठा दिया। अशोक जी, राम जी है ना, कभी भी सर्वदा स्वीकार्य रहे ही नहीं। यदि सर्वदा और राम जी के नाम, यश, बल, मर्यादा, प्रतिभा, धर्म, वचन परायणता, व्यक्ति पहचानने की कला पर कदम कदम पर लोगों ने प्रश्न उठाए हैं। भाई विश्वामित्र जी भी हैं, वह राम की परीक्षा लेने के लिए तो उनको ले गए थे जंगल में। जब वह राम को लेकर, उनके मन में विश्वास था कि राम में देवत्व है और देव गुण है, और लगता है कि मेरे पास जितनी संपूर्ण विद्या है मैं एक ऐसे बालक को दे सकता हूं। लेकिन उनको विश्वास नहीं था जब तक राम ने ताड़का को नहीं मार दिया। तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, जब राम जी ताड़का को मार देते हैं तो विश्वामित्र जी के मन में यह प्रसन्नता होती है, तब ऋषि निज नाथ ही कहीं चीन्हा और विद्या निधि कहूं विद्या दीना। तब राम की पहचान होती है उनको। धनुष यज्ञ में 10,000 से ज्यादा राजा हैं, जब असफल हो चुके हैं और राम जी धनुष तोड़ने जाते हैं तो सीता जी की माता सुनैना है, वो अधीर हो जाती है। उनको लगता है कि फिर बालक को भेज करके तमाशा क्यों दिखाया जा रहा है। उनको विश्वास नहीं था कि राम धनुष तोड़ सकते हैं। उनको समझाया जाता है कि तेजवंत लघु गने नरानी। अनपढ़ केवट को राम ये थक गए समझाते समझाते कि मेरे पैर में जादू नहीं है। उनके शर्तों को मानना पड़ा। बाली जैसे अधर्मी व्यक्ति है, वह राम के धर्म के पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। धर्म है तू अवतरे गोसाई, मारा हूं मोही व्याधि की नाई। राम के धर्म पर प्रश्न उठाते हैं। राम को उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि मैं तुम्हारा वध क्यों किया हूं। लक्ष्मण जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। आपकी पुस्तक भी बड़ी रसमयता से अलग अलग संदर्भों को
जिस तरह प्रस्तुत करती है, तो कहीं आपने जब रामचरितमानस का पारायण किया हुआ है, तो वो आपके साथ में एक नए संदर्भ को लेते हुए खुलते हैं। अब इसमें जो अभी बाली वाला प्रसंग आया, मैं थोड़ा-सा उसमें भीतर आपके साथ प्रवेश करना चाहूँ, क्योंकि उसमें राम जी का एक अलग रूप दिखता है। वो हमेशा नीति परायण रहे हैं, पर यहाँ पर वो अ, पेड़ के पीछे छुप कर उस पे वार करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का संदर्भ है कि जो उसके सामने आता है उससे दुगना शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार का कुछ है। इस बात को आप एक राजनेता के लिए यदि सीख के रूप में देखें, तो उनको जो चुनौती है उसका आकलन भी करना है, और अपनी जो रणनीति है उसके निर्धारण में ये वाला जो प्रसंग है राम जी के लीला का या उनके चरित्र का, वो कैसे आप देखते हैं राजनीति में इसकी प्रासंगिकता? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन अशोक जी, अच्छा हुआ आपने मुझको रोक करके प्रश्न कर लिया। लेकिन मैं जो बात कह रहा था ना, उसको थोड़े से दो दो वाक्य में जी, कंप्लीट कर लूं। जी, जी। कहने का अर्थ है कि जो राम पर श्रद्धा रखने वालों की बात करूं, मैं राजनीति करने वालों की बात ना करूं, तो राम पर श्रद्धा रखने वालों को बताऊं कि राम जब इस सृष्टि में थे ना, तब कदम कदम पर भी उन पर यह प्रश्न उठाए गए थे। तो आज कोई उठा रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूर आवश्यकता नहीं है। आप राम पर श्रद्धा रखिए। यदि केवट प्रश्न उठा रहे हैं, बाली प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ यह नहीं था कि उनकी राम पर श्रद्धा नहीं है, उनकी भी पर्याप्त श्रद्धा थी। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। रही बात बाली की, तो आपने कहा ना मर्यादित जीवन, तो राम 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 है, वह किसी की मर्यादा नहीं तोड़ सकते, वह केवट की मर्यादा नहीं तोड़े। केवट ने क्या कहा था उनसे? केवट ने ही कहा था ना, ही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलों जल था दिखाई है, जो आप यहां से दूसरे घाट से चले जाइए। लेकिन राम कहे, भाई मैं आपकी मर्यादा को कम नहीं करूंगा, मैं आपके पास आया हूं, आपकी मर्यादा को कम नहीं करूंगा। बाली को भी एक ऋषि का वरदान था कि तुम्हारे पास आकर के, तुम्हारे समक्ष युद्ध करके तुमसे कोई जीत नहीं सकता। तो वो उनको ऋषि के वरदान की मर्यादा को भी रखना था कि मैं, राम चाहते तो वो तो सर्वब्रह्म थे, किसी की भी बोले अब तक राष्ट्रपति शासन लागू, जितने भी नियम कायदा कानून है सब नष्ट। राम ने ये कभी नहीं किया, राम ने मर्यादा रखी और बाली पर वार किया। और बाली पर वार करने के बाद वहां तक नहीं रुके, बाली को अमर करने का भी प्रस्ताव रखा। अमर करो तनु राखो प्राण, अचल करो तनु राखो प्राण। वो बाली नहीं कहा कि बाली को अपना पश्चाताप होता है। तो राम पर कहने का अर्थ क्या है? राजनीति में आपको दंड है, एक बहुत बड़ा विधान है, लेकिन दंड की भी मर्यादा की सीमा है। आप मर्यादित होकर के भी दंड देंगे, और उसके लिए इंडियन पिनल कोड है। तब उस समय तो इंडियन पिनल कोड नहीं था। अब कोई अपराधी भाग रहा है अशोक जी, और अपराधी अपने ऊपर बम लेकर के भाग रहा है, तो वहां पर इंडियन पिनल कोड की धाराएं नहीं लागू होगी। येन केन प्रकार उनको दबोचा जाएगा और उनको दंड संहिता के तहत लाया जाएगा। बाली के साथ राम का व्यवहार ऐसा ही व्यवहार था, क्रूर व्यवहार नहीं था, छल नहीं था, कपट नहीं था। राम उनके सामने जाते हैं और उनको बताते हैं आपका अपराध ये है, और आपके अपराध स्वीकार करते हो तो मैं आपको दंड से दूर करना चाहता हूं। राम प्रस्ताव भी रखते हैं। तो राजनीति में ये स्वीकार्य है और होना भी चाहिए। अच्छा, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो राम जी के समय में जो शासन व्यवस्था थी वो प्रजातांत्रिक नहीं थी, पर जिस तरह से वो जनता के प्रति अपने उत्तरदेही को या जवाबदेही अशोक जी, को। बीच में टोकूंगा। जी, संपूर्ण प्रजातांत्रिक थी। जो आज की प्रक्रिया है प्रजातंत्र की, वो प्रक्रिया शायद ना हो, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं लेकिन उसी लेकिन दृष्टि से कह रहा हूँ। स्वभाव से वो प्रजातांत्रिक राज्य ही था। देखिए, स्वभाव से तो था, लेकिन वो राजा के पुत्र होकर राज्य करें, इस प्रकार की तो व्यवस्था थी। वही मुख्य अंतर जी पड़ जाता है प्रजातंत्र में। पर जो प्रजातांत्रिक मूल्य है वो उनके जीवन में किस प्रकार से हमें दिखाई देते रहे, उसी तरह मैं आपको ले आ रहा था। उसमें जो एक जैसे धोबी ने कहा कि मैं राम नहीं हूँ, जैसे सीता रावण के पास रहकर आई और मैं तुम्हें अपना लूं, इस प्रकार का वो यानी कि एक प्रकार से पता रखते थे कि जनता क्या सोच रही है। तो उसने तो सीधा-सीधा कोई आरटीआई लगा के और कोई आक्षेप नहीं लगाया था, पर उन्होंने उनकी संवेदनशीलता की जो ऊँचाई है, वो है कि उसको रिस्पॉन्ड किया उन्होंने। इस संदर्भ को आप भारत की राजनीति में कैसे देखते हैं? जैसे आंसरेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है ना, कि जनता के प्रति आंसरेबल होना, वो प्रजातंत्र के मूल्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत की राजनीति का यह मूल मूल अंग है, मूल मूल स्वभाव है अशोक जी।
और मैं तो आपको उदाहरण नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जो हमारे श्रोता भी जानते होंगे कि जो स्वभावगत राजनेता रहे हैं, उन पर कोई आक्षेप लगने मात्र से, वह या कोई 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 बड़ी दुर्घटना घट जाने से उनके मंत्रालय पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने उन्होंने चुनौतियों का सामना किया है, और जब वो चुनौतियों से बाइज्जत बरी हुए, उसके बाद पुनः पद पर आते हैं। तो ये प्रक्रिया आज भी है, आज भी ऐसा नहीं है। और राम ने ये प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि यदि आप पर लगने वाले आरोप पर आप मौन हो जाएंगे, तब दूसरे पर लगने हुए आरोप पर कोई कार्यवाही करने का अधिकार आपके पास नहीं रह जाता। तो आपको तो लीड बाय एग्जांपल करना पड़ेगा, और आज भी वह प्रक्रिया है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अलग बात है, लेकिन मूल राजनीतिक में स्वभावगत कहें हम भारतीय राजनीति में, तो यह प्रक्रिया आज भी है, ये उदाहरण आज भी देखने को मिलते हैं। इस तरह के संदर्भ को लेते हुए जब हम राम जी की प्रेरणा की बात करते हैं और भारत की राजनीति में चुनाव प्रक्रिया को लेकर जिस प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं, कई बार मर्यादित भाषा से परे होकर भी अभिव्यक्ति होती है, पर एक विशेष प्रसंग जिसका उल्लेख आपने केवट के संदर्भ के साथ किया, उसके साथ साथ सबको साथ लेकर चलने वाला जो राम जी का भाव रहा, जैसे उन्होंने वानर सेना बनाई, उसमें भालू इत्यादि भी रहे थे, ये राम जी का के प्रति सबके मन में एक स्नेह सा उमड़ता था, वो जहां से निकलते थे। और इसी कारण राजा दशरथ भी नहीं चाहते थे कि वो 14 बरस के वनवास में चले जाएं। पर मैं यहाँ से उनकी जो वचन परायणता थी उसके बारे में आपसे राजनीतिक चश्मे से आप देखें तो, क्योंकि मानते हैं कि भाई नेता ने जो कहा है, चाहे वो कस्में खाए, वो उस पे पालन करे या नहीं करे, वो मतदाता तक उसका क्या असर पड़ता है भारत में, क्या आप देखते? नहीं, भारत में देखिए, मैं यदि आप मुझको बार बार कुरेद रहे, मैं जान रहा हूं कि आप आज मैं बार बार राम में जा रहा हूं और राजनीति छूटते चली जा रही है, तो एक अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। वस्तुतः क्या है कि राम ने, यदि मुझसे कोई पूछे कि राम एक काम क्या किए हैं जिनमें राजनीतियों को सीखना चाहिए, वह यह है, राम ने सद्गुणों का संगठन किया है। राम है, जहां जहां पर सद्गुण थे उन सबको एकत्र किया है, और उन सद्गुणों का संगठन बना करके, उस शक्ति का उपयोग करके, उस समय के सर्वाधिक जो बलशाली है या राजतंत्र है, लंका पर जाकर के विजय प्राप्त करते हैं। आज समस्या राजनीति में क्या हो गई है, यदि राम से राजनीति दूर होती तो क्या होता है कि आदमी है, फिर संगठन तो बनाता है, लेकिन सद्गुण और दुर्गुण दोनों का भेद नहीं रख पाता। राम, मेरी एक बहुत प्यारी कविता है कि राम पर जब आरोप लगता है तो राम कहते हैं, मैं बाली से कर लूं संधि, लोगों ने था टोका मुझको, और रावण का वध करके बाली सीता लौटा देता मुझको सुग्रीव के साथ जाकर के सेना बनाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन राम कहते हैं कि एक पाप को नष्ट करने के लिए मैं दूसरे पाप को महिमा मंडित नहीं करना चाहता। यह राजनीति में आजकल देखने को नहीं मिल रहा है, और मात्र इसी कारण से जनता के मन में एक विद्रुपता देखने को मिल रही है ना, कि भाई राजनीति में, इसलिए जनता का मन पीड़ित हो जाता है। यदि राम से सीख करके आदमी क्या, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मैं सद्गुण का संगठन करूंगा, और सद्गुण के संगठन के लेकर के दुर्गुणों पर मैं युद्ध करूंगा, दुर्गुणों पर वार करूंगा, तो मुझको लगता है आज भी राजनीति है वह राम राज्य की ओर बनने में कोई देर नहीं लगेगी। देखिए, आपने जो बात कही है उसमें फिर मैं भी सांकेतिक ढंग से बात करता हूँ। तो जो राजनीतिक दल होता है वो सोचता है यदि मैं पुनः सत्ता में नहीं आया तो फिर मेरे मन में जो कुछ राष्ट्र के लिए या राज्य के लिए करने का है उसका अवसर मुझे मिलेगा नहीं। इसलिए जो गांधी जी कहते थे कि साध्य भी शुद्ध होने चाहिए, वो बहुत कम ऐसा रह पाता है कि वो नित्य शुद्ध रह रहे हो, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं समझौते कर लेते हैं इस संभावना को बनाए रखने के लिए कि वो जीत कर पुनः सत्ता में आ जाएंगे। ये हम देख रहे हैं। इससे आपने जैसे कहा कि आप पुनः राम जी की तरफ जा रहे हैं, मैं तो चाह रहा हूं कि राम जी राजनीति में एक तो उनके प्रभाव से ही राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ये वाला भाव सबके अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि वो राम को एक अमुक वर्ग विशेष के साथ रखते हैं, जैसे आप ब्रह्म है तो उससे तो परे कुछ है ही नहीं, वो वाली बात, वो वाली श्रद्धा जो है इस संदर्भ को लेते हुए जो भारत में हाल ही में स्थितियां आपके सामने आती रही हैं, उसमें
आध्यात्मिकता को हम साथ रख के जो जोड़ तोड़ है वो बनाए रख पा रहे हैं क्या, या वो संभव है, या वो व्यावहारिक है नहीं? नहीं, मैं उसका कारण बता रहा हूँ अशोक जी। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो राम संज्ञा नहीं है और ना ही राम भावना है। राम मूलतः स्वभाव है। और जब तक आप राम को भावना के स्तर तक ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये जो समस्याएं हैं या जो लाभ और हानि देखने को मिल रहा है राजनीतिक परिदृश्य में, ये क्या है? इमोशंस के साथ क्या है कि यदि राम मंदिर बन गया है तो हम इमोशन से जुड़ गए, और जुड़ना भी चाहिए, जुड़ना भी चाहिए। या राम के विपरीत कोई बात कर रहे हैं तो हम उससे बहुत नाराज हो गए। तो ये सारी बातें इमोशंस तक हैं। मुझको लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए और राजनीति में मतलब एक सुपरफिशियल वातावरण बनाने के लिए यहां तक तो ठीक है। ये कुछ समय तक होना चाहिए, क्योंकि भावनात्मक रूप से हम कुछ समय तक ही रह सकते हैं, लेकिन जब मुझको निर्णय लेना है, कर्म क्षेत्र में आना है, वहां पर राम आ जाए वही पर्याप्त है। लेकिन समस्या क्या हो जा रही है राजनीति में, यदि हम चुनावों के दौरान तो देख ठीक है भावनात्मक रूप से काम कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी हम राम को राजनीति से दूर कर देते हैं। मैं एक लेखक के रूप में, एक एक वैज्ञानिक के रूप में मेरी अपेक्षा क्या होगी? ठीक है, आप भावनात्मक रूप से चुनाव जीत लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो राम का स्वभाव है वह राजतंत्र में आना चाहिए, और राजतंत्र है वही वही राजनीति है, और वही राम राज्य की स्थापना होनी है। तो मुझको इस बात से परहेज नहीं है कि भावनात्मक रूप से जो बातें अभी हो रही हैं, क्योंकि सबका अपना अपना ढंग है कि आप हो सकता है एक मतदाता वर्ग को यह कह करके आप प्रभावित करना चाह रहे हैं कि राम का अस्तित्व तो नहीं है, तो मैं शंख बजा करके अस्तित्व का उद्घोष कर रहा हूं। तो दोनों अपने अपने जगह पर स्वतंत्र हैं, और दोनों में किसी का दोष नहीं है, और ना तो किसी दोनों की इसमें प्रशंसा करनी चाहिए। दोनों का एक लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य पे पहुंचने के बाद जब कर्तव्य पथ पर आते हैं तो वहां पर राम को स्वभाव में लाना पड़ेगा। तब ये उसका मूल मंत्र, तब आप जीवन में सफल हो पाएंगे। क्योंकि चुनाव जीतना है, उद्देश्य नहीं है ना। जैसे आपने कहा ना, वो राजनीति में सेवा करना चाहते हैं, कुछ अवसर चाहते हैं, तो वहां पर राम को ले आइए। तो राम जी और भारत की विदेश नीति, उस तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आपने इसमें प्रसंग भी लिया है, वो शरणागत की रक्षा करते हैं, और सुग्रीव आ रहे होते हैं पहले एक बार कोई, और भरत जी भी आ रहे होते हैं, तब भी कुछ लोगों को संशय होता है कि क्या भाव लेकर इत्यादि। तो राम जी और विदेश नीति भारत जैसे राष्ट्र की, इसमें हम राजनीति से अलग भी चल के बात कर सकते हैं। आपको दिखता है कहीं कि भारत में वो करुणा का भाव प्रकट होता है और राष्ट्रों से संबंध बनाने में, या क्या होना चाहिए राम जी को साथ रखते हुए भारत की विदेश नीति में? राम जी के बिना तो आप भारत की विदेश नीति की कल्पना नहीं कर सकते। भारत या और विश्व की कहीं पर विदेश नीति यदि सफल है, तो वह राम जी की प्रेरणा कहीं ना कहीं वहां है, राम जी का स्वभाव कहीं ना कहीं है। मैं फिर वही कहा अशोक जी, राम जी है, संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं है। उनको यदि एक नाम तक सीमित रख दें, तो या रघुकुल के राजा तक जिन्होंने अपना जीवन जिया वहां तक सीमित, राम तो स्वभाव है। राजनीति क्या है? राजनीति क्या है कि समावेशी होना, दूसरों के गुण और दोष को स्वीकार करना। राम ने कभी भी किसी भी व्यक्ति के गुण नहीं देखे, उन्होंने दोष को भी स्वीकार किया, और दोष को स्वीकार करने के बाद फिर उनके बाद देखे कि समवेत रूप से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। राम अपने सहयोग के लिए सुग्रीव से मित्रता करते हैं, लेकिन अपनी अपेक्षाओं से पहले सुग्रीव को राजा बनाते हैं। पहले भाई आपका काम हो जाए। यदि यह स्वभाव है तो कौन आपके मित्र नहीं होंगे। राम विभीषण से मित्रता करते हैं, लेकिन सबसे पहले उनका राज तिलक करते हैं कि आपके मन में यह भेद ना रहे कि कल मैं जाकर के आपके शत्रु रावण के साथ मिल जाऊं। तो वो सबसे पहले विभीषण का राज्य तिलक करते हैं कि भाई मेरी दृष्टि से अब लंका के नरेश आप हैं, और यह युद्ध है आपके लिए लड़ा जा रहा है। तो दो राजतंत्र है, जो देश हैं, दोनों की जो इच्छाएं हैं, दोनों की अपेक्षाएं हैं, दोनों के उद्देश्य को एक बना देना, और उसके बाद एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना, यही तो विदेश नीति है ना। और राम ने संपूर्ण जगह पर यही किया है। तो जो लोग ये कर रहे हैं वह हर जगह वहां पर राम है। तो राम कहाँ है और कहाँ नहीं है, वो दृष्टि जो श्रद्धा के साथ में आदित्य जी के पास है, वो उनको इस पुस्तक तक ले जाती है, मेरे राम नर से नारायण की अनुपम यात्रा। और ये बड़ी रसमयता से प्रेरित करने वाली पुस्तक है। पर चलते चलते एक और संदर्भ है, राम जी सामान्यतः मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते किस तरह से संबंध स्थापित हो उसके बारे में, और चाहे परशुराम जी भी आ जाते हैं तो लक्ष्मण जी क्रोध में बात कर रहे हैं तो राम जी उनको भी शीतल कर देते हैं। लेकिन जब
समुद्र पर पुल बनाना है तो एक समय आता है जब वो भय भिन्न होए न प्रीति वाला संदर्भ आता है। वो क्या संकेत देता है अगर आप राजनीतिक दृष्टि से भारत सुदृढ़ हो, अ, रक्षा नीति क्या हो, उस दृष्टि से अभी के भारत को आप कैसे देखते हैं? इसमें आप वर्तमान जो शासन करने वाले अभी तो खैर वो नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में आपको कैसा लगता है राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से हम कहाँ पहुंचे? राम है, दंड देने में कभी पीछे नहीं रहे हैं अशोक जी। राम करुणा के अवतार हैं, लेकिन वो दंड देने में भी कभी पीछे नहीं रहे हैं। जयंत ने धूर्तता की, राम तत्क्षण दंड दिए, और एक एक छोटा से बाण छोड़ने पर संपूर्ण सृष्टि घूम लिया, वो धरती पाताल आकाश एक कर दिया। जयंत को कहीं पर शरणागति नहीं मिली, वापस जयंत के राम जी के चरणों में ही आकर के उनको शरणागत होना पड़ा। तो आपको विदेश नीति में भी यही करना पड़ेगा। जी, जयंत कौन था संक्षेप में बता दीजिए, कई दर्शकों को पता नहीं हो। जी, तो जयंत है, यह देवराज इंद्र का पुत्र है। और राम जी हैं, जब वनवास के समय सीता जी का श्रृंगार करते रहते हैं, बैठ करके आपस में बातें करते रहते हैं अरण्य में, जंगल में, तो उसके मन में भ्रम हो जाता है कि बोले यही शक्तिशाली राजा है, ये तो वन में जंगल जंगल घूम रहा है, अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध नहीं कर पाया। सठ चाहत रघुपति बल देखा, वो आजमाना चाहते थे राम जी को। और उसने क्या किया, सीता जी पर आक्रमण कर दिया। सीता चरण चोच हत भागा और मूढ़ मंदमति कारण कागा। वो परीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन राम जी ने ऐसा जवाब दिया कि उसको कहीं पानी नहीं मिला। तो विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए, आप दोस्त मित्रता तो करो, लेकिन यदि आपने आंख तरेर दी तो फिर आप ही उसका जवाब, आपके पास ही आना पड़ेगा उनको। और भारत ये कर रहा है, भारत ये कर रहा है। अब अभी अभी आप ब्रिटेन में कुछ बातें हुई जो अखंड भारत के विपरीत जाकर के लोगों ने कुछ नारे लगाए, भारत ने उसका बड़ा कट्टरता से विरोध किया। तो ये राम जी के गुण है। ये राम जी ने बाली पर आक्रमण किया, राम जी ने समुद्र पर क्रोध किया, लेकिन राम जी का कारण कहाँ है, राम जी कहाँ है? राम जी की विशेषता ये है कि जयंत को दंड देते हैं, लेकिन जयंत जब चरणों में आते हैं तो उनको माफ कर देते हैं, उनको समझा देते हैं कि भाई गलती फिर से नहीं करना। बाली पर जी, क्षमा चाहता हूँ समय की सीमा को देखते हुए एक तो मैं पुनः प्रसन्नता अपनी व्यक्त करना चाहता हूँ, मुझे पुस्तक पढ़ के बड़ा आनंद आया। दूसरा समापन से पूर्व मुझे ऐसे याद आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रारंभिक समय में इस प्रकार का बताते थे बात की हम किसी के सामने आंख झुका के नहीं बात करेंगे, किसी से आंख उठाए नहीं, आंख मिला के बात करेंगे। तो वो बात भी कहीं न कहीं राम जी के संदर्भ को लेकर राम जी का स्वभाव है, ये राम जी का जी। स्वभाव है। तो बहुत सारा आभार हमारे मित्र और लेखक और वैज्ञानिक और बहुआयामी प्रतिभा के धनी कवि डॉक्टर आदित्य शुक्ला जी के साथ हमने थोड़ा सा कुछ बूंद राम जी और भारत की राजनीति के बारे में चर्चा की। राम जी की कृपा सब पर बनी रहे ऐसी प्रार्थना करते हुए, और जो परिणाम आए उसके बाद में भी जो भी नेतृत्व कर रहे हो वो भी राम जी से प्रेरित होकर देश को कल्याणकारी पथ पर आगे बढ़ा। पुनः पुनः धन्यवाद आदित्य जी, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आप सभी धन्यवाद हमारे अशोक जी, जुड़े, आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।